मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने किसी भी जो मॉलिक्यूल्स की अपन ने 3 स्ट्रक्चर्स देखी थी। ठीक है, चाहे स्टैगर्ड, गाउच, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है एथेन के संरूपण के कन्फर्मेशन ऑफ एथेन के। एथेन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, कौन सी स्टेबल होती हैं, कौन सी अनस्टेबल होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि एथेन एक प्रारूपीय अणु है जिसमें 2 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, एकल बंध अर्थात सिग्मा बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, अर्थात इसके अंदर फ्री रोटेशन इजीली होता है। यदि एक मेथिल समूह को प्रत्येक कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, वो भी किससे जुड़े होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड से, मतलब कार्बन कार्बन भी आपस में सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, और जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो भी क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो इनके अंदर मुक्त घूर्णन अतः फ्री रोटेशन इजी तरीके से होता है। ठीक है, एथेन की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि एक मेथिल समूह को स्थिर रखने पर दूसरे मेथिल समूह को कार्बन कार्बन एक्स के चारों तरफ रोटेट करवाएं। ठीक है, तो एथेन के कई संरूपण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक संरूपण के लिए द्विफलकीय कोण अर्थात डाइहाइड्रल एंगल का मान अलग अलग होता है। इसमें एक मेथिल समूह को स्थिर रखकर दूसरे मेथिल समूह को अपन कितने 360 डिग्री तक रोटेट करवाते हैं। इस घूर्णन से प्राप्त संरूपणों को अपन निम्न द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इन संरूपणों को न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से समझा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि सपोज एथेन की स्ट्रक्चर देखते हैं वापस से हम। ठीक है, कि ये एथेन है, किसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इससे तीनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक है, अब इसमें ये कि इसमें एथेन की कंफर्मेशन देखें तो अपन क्या करेंगे, जो पहले वाला जो CH3 है इसको तो अपन कर देंगे फिक्स। ठीक है, फिर इस CH3 को क्या करेंगे, 360 डिग्री तक रोटेशन करवाते हैं। ठीक है, 3 इसको घुमाएंगे, इसको फिक्स कर दिया। अब इस बॉन्ड के सापेक्ष इसको अपन क्या रोटेट करवाते हैं। ठीक है, जब रोटेट करवाएंगे तो इनकी कौन कौन सी पोजीशंस पॉसिबल होगी इस CH3 के सापेक्ष, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज पहली है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब रोटेशन करवाने से पहले की बात करें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल थी। एक CH3 ऊपर है, दूसरा CH3 पीछे है, जिसको अपन ने HB और HC के हाइड्रोजन के द्वारा निरूपित किया है। इस कार्बन के नीचे दूसरे वाला सी कार्बन है। ठीक है, अगर अपन इस स्ट्रक्चर को 360 रोटेशन करो, मतलब 60 डिग्री रोटेशन करवाता है सबसे पहले। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये वाला बी यहाँ पर आ जाएगा और ये सी यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है 0 से 60 डिग्री रोटेशन करवाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर देखते हैं वापस से इसकी। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन करवाएं वापस से इसका, तो अब इसका 60 डिग्री रोटेशन करवाते हैं। ठीक है, वापस से 120 डिग्री, मतलब तो ये जो का है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये H के पास चला जाएगा और ये C यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने मिलती है। मतलब अपन ने इसको पहली वाली स्ट्रक्चर का पर डायरेक्ट 120 डिग्री कराए तो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और एक बार 60 दूसरी बार वापस 60 करवा के करवाए तो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, अब 120 डिग्री रोटेट करवाने के पश्चात हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर वापस देखें कि अगर 180 डिग्री रोटेशन करवाएं, ठीक है, 180 डिग्री, इसका अगर 180 डिग्री कराएं और इसका अगर 60 करवाएं तो भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। देखिए वापस से अगर अपन 60 डिग्री रोटेशन करवा दें इसका, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आ जाती है, ये यहाँ पर आएगी और ये यहाँ पर, ये सी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए SC, ठीक है, HA और HB। अब इसका वापस अपन को कितना डिग्री रोटेशन करवाना है, इसका 60 डिग्री, ये भी 60 था। ठीक है, अब इसका वापस 60 डिग्री करवाएं तो ये C यहाँ पर आता है, HA यहाँ पर आएगा और HB यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, वापस से इसका अपन को कितना डिग्री, 60 डिग्री रोटेशन करवाएं। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन करवाया तो HB यहाँ आएगा, SC यहाँ आएगा। ठीक है, और HA यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर अब ये इसको अपन वापस से 3 से मतलब 60 डिग्री रोटेशन करवाएं तो 360 रोटेशन होगा। ठीक है, 360 रोटेशन करवाने के पश्चात देखिए वापस से हमें इसकी जो मूल स्ट्रक्चर है
वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जहाँ से रोटेट हुआ था 360 डिग्री घूम कर के वापस उसी जगह पर आ जाता है। तो अलग अलग कोण पर अलग अलग स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है कि अगर अपन 0 से 60 डिग्री रोटेशन करवाएं, ठीक है, तो केवल हाइड्रोजन रोटेट होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर 60 से 120 डिग्री करें, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री रोटेशन करवाएं, तो ठीक है 60 डिग्री रोटेशन करेगा। उसके पश्चात अगर और 60 डिग्री करवाएं तो कुछ इस तरीके से होती है। तो जो मॉलिक्यूल है एच एच बी और एच सी 360 रोटेशंस के पश्चात में वापस से ये अपनी मूल संरचना को ग्रहण कर लेते हैं। तो एथेन का वह विन्यास जिसमें आगे वाले विन्यास कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु के ठीक सामने आ जाते हैं, ठीक है। इसमें द्विफल के कोण थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, ग्रसित रूप या इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 0 वाली, ठीक है। 0 डिग्री वाली फॉर्म कौन सी होगी, ये इक्लिप्स्ड है, ठीक है। इक्लिप्स्ड हो गई ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो दोनों इसमें इस कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है, इस वजह से अपने को इस पर तरीके से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें ग्रसित समरूपण इक्लिप्स कहा जाता है। इस रूप में दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे को ढक लेते हैं, अतः यह विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को पूर्ण रूप से ढक लेता है, यहाँ आमने सामने होते हैं, तो वो वाली फॉर्म क्या होती है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। अब यदि आगे वाले कार्बन परमाणु को स्थिर रखकर पीछे वाले को रोटेट करवाएं, ठीक है, कार्बन कार्बन को 60 डिग्री तक घुमाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं ये सेकंड वाले की, ठीक है, कि ऊपर वाले कार्बन को तो अपन ने फिक्स कर रखा है, ठीक है, और पीछे वाले कार्बन को घुमाया एच बी एच ए और एच सी को, ठीक है, तो 60 डिग्री रोटेशन करवाते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर वाली इक्लिप्स। अब अपन सेकंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे यदि आगे वाले कार्बन परमाणु को स्थिर रखकर पीछे वाले को 60 डिग्री तक घुमाया जाता है, तो आगे वाले कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु के ठीक बीच में स्थित होता है, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, अंतरित विन्यास कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वाली कौन सी हो गई, स्टैगर्ड। फर्स्ट वाली इक्लिप्स्ड, सेकेंड वाली स्टैगर्ड। इस संरूपण में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, के कारण ये प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, ठीक है। ये विन्यास अधिक स्थायी होता है, ठीक है। अब अपन ने फर्स्ट वाले की फॉर्म की बात की, वापस से देखें। फर्स्ट वाली तो थी क्या, इक्लिप्स्ड, ठीक है, जो सबसे कम स्टेबल थी। सेकेंड वाले की अगर अपन बात करें, सेकेंड वाले में देखिए ये सबसे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है दो परमाणु एक दूसरे से, तो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण कम होगा, ठीक है, इस वजह से। और ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है, स्टेगर्ड, ठीक है, स्टेगर्ड फॉर्म कहलाती है। और ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्थायी होती है, क्योंकि इनमें दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में दूरी होती है और एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण भी कम होता है। तीसरे स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, वापस से देखिए कि अतः आगे वाले कार्बन को स्थिर रखकर अगर पीछे वाले कार्बन को 60 कार्बन कार्बन बंध के सापेक्ष अगर अपन द्विफल के कोण 0, 120, 240 के मानों पर घर्षित अर्थात इक्लिप्स्ड फॉर्म प्राप्त होती है, जबकि 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 मानों पर क्या स्टैगर्ड फॉर्म प्राप्त होती है, ठीक है। 60, 180 और 300, ठीक है। कौन कौन सी तो स्टैगर्ड होगी, देखिए, एक तो 60, 180 और 300, ये तो कौन सी हुई, तीनों स्टैगर्ड, और तीनों ही क्या होती हैं, स्थायी होती है, ठीक है। अगर वहीं अगर आप इक्लिप्स फॉर्म की बात करें, 0, 120 और 240, ये कौन सी हुई, इक्लिप्स्ड, ठीक है। और ये क्या होती हैं, सबसे कम अनस्टेबल होती हैं, ठीक है, सबसे अस्थायी होती है ये वाली, ठीक है। तो स्टैगर्ड फॉर्म तो हुई स्थायी, ठीक है, और इक्लिप्स फॉर्म होती है अस्थायी, ठीक है। क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर दोनों कार्बन परमाणु के जो हाइड्रोजन होते हैं मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण कम होता है। वहीं अगर अपन इक्लिप्स फॉर्म की बात करें तो इनके भी एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या प्रतिकर्षण का मान अधिकतम होता है और ये अस्थायी होते हैं। इन द्विफलकीय कोण के मान के अलावा अन्य मानों पर इसको अच्छा गौच विन्यास प्राप्त होते हैं। इन विन्यासों को ऊर्जाग्रस्त अंतरित विन्यासों के बीच की होती है, ठीक है। एथेन के ग्रस्त व अंतरित स्वरूपों में केवल 3 किलो प्रति मोल, ठीक है, ऊर्जा का अंतर होता है। 3 किलो प्रति मोल है यहाँ पर, ठीक है, ऊर्जा का अंतर होता है। ये अतः ऊर्जा अंतर इतना कम होने से सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, जिससे
इनको पृथक करना कठिन होता है। एथेन के विभिन्न समरूपणों की तुलनात्मक ऊर्जा व द्विफलकीय कोण के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो निम्न प्रकार हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अपन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये बाकी वाली है कि ए बी बी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर ले देखते हैं अपन कि पहले वाले अगर स्ट्रक्चर ए हैं, ठीक है, तो उनकी 60 डिग्री पर उसका रोटेट करवाएं तो उसकी ऊर्जा कम होगी, ज़्यादा स्थायी होता है। और हमको पता है कि जिसकी ऊर्जा कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो बी स्ट्रक्चर की वापस से ऊर्जा कम है। ठीक है, वापस इसको रोटेट करवाया, ये स्ट्रक्चर मिली। ठीक है, वापस से करवाया 60 डिग्री, तो ये स्ट्रक्चर मिलती है। तो जो ये स्ट्रक्चर है मतलब एक्लिप्स्ड है, वो तो है क्या, ये एक्लिप्स मान सकते हैं अपन यहाँ पर इसको। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर वो तो होती हैं अनस्टेबल, क्योंकि उनका ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। और बी वाले स्टैगम को अपन स्टैगर्ड मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ऊर्जा का मान कम होता है और ये ज़्यादा स्थायी होती हैं। ठीक है, ए को अपन स्टैगर्ड मान सकते हैं, नहीं इक्लिप्स, और बी को अपन शांति अर्थात स्टैगर्ड मान सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोपेन का समरूपण। ठीक है, तो इनका देख, अब प्रोपेन की बात करें कि प्रोपेन C3H8 एल्केन श्रेणी का तृतीय सदस्य है। प्रोपेन में प्रति हाइड्रोजन एकल बॉन्ड और प्रति कार्बन 4 बंध बनाते हुए निम्न संरचना दिखाई देती है। ठीक है, अगर अपन प्रोपेन की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं। सबके पास सब हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और प्रोपेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, यहाँ मुक्त घूर्णन कार्बन कार्बन अबंधों के मध्य होता है। हाइड्रोजन की तुलना में मैथिल समूह का आकार बड़ा होता है, इसलिए प्रोपेन में घूर्णन ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.3 किलो कैलोरी प्रति मोल, और एथेन में कितना होता है, 2.8 किलो कैलोरी प्रति मोल की तुलना से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आकार भी बड़ा होगा हाइड्रोजन की तुलना में। ठीक है, और इसकी प्रोपेन की अगर अपन मुक्त रोटेशन की बात करें, रोटेशन एनर्जी की, तो ये एथेन की तुलना में ज़्यादा होती है। एथेन की भांति प्रोपेन में भी दो प्रकार की ग्रसित और सांतरित संरूपण संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि अपन एथेन में देखा था कि एक तो स्टेगर्ड फॉर्म थी और एक क्या इक्लिप्स फॉर्म थी। ठीक है, उसी प्रकार अपन प्रोपेन में भी ये दो संरचनाएं देखते हैं इसके अंदर, जिसमें एक होती है ग्रसित और दूसरी होती है सांतरित संरचना। इनकी संरचना के बारे में हम अपने अगले टॉपिक के अंदर लेक्चर्स के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।